मेरा नाम अवनी है और मेरी उम्र 22 साल है। जीवन में हमेशा मुझे सिर्फ प्यार और खुशियां ही मिली थीं। मैं एक साधारण लड़की हूँ जो अपने परिवार में सबसे छोटी होने के नाते हमेशा लाड प्यार में पली बढ़ी हूँ। मुझे कभी कोई परेशानी नहीं थी और मेरी जिंदगी को लेकर मैं बिल्कुल निश्चिंत थी। लेकिन कभी सोचा नहीं था कि एक दिन मैं खुद को जिंदा होकर भी पछताऊंगी। कई दिनों से मैं यह महसूस कर रही थी कि मेरी दीदी नीलम कुछ बदल गई हैं। उनका व्यवहार और उनका रवैया बिल्कुल अलग हो गया था। पहले वह हमेशा खुश रहती थीं, लेकिन अब उनके चेहरे पर एक अजीब सा तनाव दिखने लगा था। उनकी आदतें भी बदल गई थीं। रात को वह देर से घर लौटती थीं और सुबह सुबह किसी न किसी काम में व्यस्त हो जाती थीं। मैं सोचती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने इस बारे में मम्मी से भी बात की थी, लेकिन मम्मी ने मेरी चिंता को नज़रअंदाज करते हुए कहा, गुड़िया, दीदी की शादी होने वाली है। शादी की तैयारियां उन्हें व्यस्त रख रही हैं। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मम्मी की बातों पर यकीन करके मैंने सोचा कि शायद ये सच है। लेकिन मेरी छठी इंद्रिय, जो बचपन से ही बहुत मजबूत थी, मुझे कुछ और ही महसूस करा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि दीदी कुछ छुपा रही हैं, लेकिन मैं खुद को समझाती रही कि सब कुछ सामान्य है। धीरे धीरे शादी की तैयारियां जोर पकड़ने लगीं। घर में सामान आना शुरू हो गया था और मम्मी की बातें मुझे शांत कर रही थीं। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने मेरी चिंताओं को और मजबूत कर दिया। दीदी के ससुराल वाले घर आने वाले थे और वह सवेरे से ही तैयार हो रही थीं। मैं देर से उठने की आदी थी। घर में सबसे छोटी होने के कारण मुझे कोई नहीं टोकता था। मम्मी की आवाज़ सुनते ही मेरी आंखें खुलीं। मम्मी दीदी को डांट रही थीं। ये क्या तरीका है? तुम्हारे ससुराल वाले आने वाले हैं और तुम कहाँ जा रही हो? दीदी, जो पहले मम्मी की बातों को सुनकर काम करती थीं, अब मम्मी की बातों को अनसुना कर रही थीं। वह जल्दी जल्दी अपने चेहरे पर मेकअप की परत सजा रही थीं। यह देखकर मैंने कहा, दीदी, यह कोई तरीका नहीं है। मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। राजवीर भैया अभी आने वाले हैं। उनके साथ उनकी फैमिली भी होगी। सब आपका जिक्र करेंगे। आप कहीं नहीं जाएंगी। दीदी ने मुझे घूर कर देखा और गुस्से में बोली, अगर दहेज जमा करना है तो मुझे जाना ही पड़ेगा। मम्मी, आप संभाल लेना। और अगर कोई और सवाल करे तो कह देना कि लक्ष्मी किसी काम के सिलसिले में बाहर गई है या फिर परिवार में किसी की मौत हो गई है। उनका यह रवैया देखकर मैं और मम्मी दोनों हैरान रह गए। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि दीदी को क्या हो गया था। जो दीदी मुझे अपनी आदर्श लगती थीं, वही दीदी आज अचानक इतनी बदल गई थीं। मेरी सोच उलझन में थी। क्या शादी की तैयारियों का इतना दबाव था कि दीदी का व्यवहार इतना बदल गया था, या फिर कुछ और कारण था? समय बीतता गया और दीदी के ससुराल वाले शाम को हमारे घर आए। जैसे ही वे घर में दाखिल हुए, दीदी की सास ने सवाल किया, लक्ष्मी कहाँ है? अभी तक हमें मिलने नहीं आई? इस सवाल ने मेरी धड़कनें तेज कर दीं। मैंने सुना था कि ससुराल वाले ऐसी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते, और यदि लड़की को लेकर कोई अजीब बात हो तो वे उसे बदनाम करने में देर नहीं करते। लेकिन शुक्र था कि दीदी के ससुराल वाले एक अच्छे परिवार से थे और मम्मी ने बड़ी ही समझदारी से माहौल को संभाल लिया। लेकिन मैं देख सकती थी कि राजवीर भैया के चेहरे पर नाराजगी के भाव थे। ये देखकर मैंने तय किया कि मुझे दीदी से बात करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता था कि उनके होने वाले पति उनसे नाराज थे। मैं जानती थी कि अगर दीदी उनसे बात करतीं तो शायद वह नाराजगी खत्म हो सकती थी। दिन और तारीख तय हो गई थी और शादी से संबंधित कुछ रस्मों को भी फाइनल किया गया था। मुझे लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन यह सिर्फ एक अंतर्दृष्टि थी। रात 10 बजे मम्मी और पापा सो गए और मैं दीदी का इंतजार कर रही थी। मेरा मन विचलित था, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर दीदी ने राजवीर भैया से बात नहीं की तो उनकी शादी में कोई न कोई समस्या जरूर आ सकती थी। लेकिन दीदी का घर लौटने का नाम ही नहीं ले रही थी। समय की घड़ी धीरे धीरे बीत रही थी और रात के लगभग 12 बजे दीदी घर लौटीं। मैं पूरी तरह से नींद में थी, लेकिन जैसे ही मुझे दरवाजे पर खटके की आवाज सुनाई दी, मेरी आंखें खुल गईं। दीदी कमरे में दाखिल हुईं और मुझे देखकर ऐसा लगा जैसे वह बहुत थकी हुई हैं। उनके पैर लड़खड़ा रहे थे और वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि दीदी को क्या हो गया है।
मैंने उन्हें पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। दीदी, आप ठीक हैं? दीदी ने मुझे एक पल के लिए देखा और फिर खुद को संभालते हुए कहा, कुछ नहीं है, मैं बस थक गई हूं। लेकिन उनकी आंखों में जो अजीब सा डर था, वह मुझे बहुत कुछ बता गया। मुझे लगा कि दीदी किसी ऐसे जाल में फंस चुकी हैं, जहां से बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है। मैंने दीदी को देखते ही समझ लिया था कि वह काफी थक चुकी है। मैं फौरन उनके लिए पानी लेकर आई थी, जबकि वह सिर न में हिलाकर बिस्तर पर अधलेटी हो गई थी। पल भर के लिए मुझे अपनी दीदी पर रहम आया। न जाने वह कौन सी नौकरी कर रही थी, जिसमें उन्हें इतवार की भी छुट्टी नहीं मिलती थी। मैंने दीदी को देखते हुए कहा, आपको पता है, आज आपका पूरा ससुराल आया था। हम समझते थे कि राजवीर भैया और उनकी मम्मी आएंगी, लेकिन उनके पापा, उनकी बहनें, उनके भाई सब आए थे। आपको मालूम है राजवीर भैया? मैं कुछ और कहती, इससे पहले ही मेरी नज़र दीदी के चेहरे पर गई। वह गहरी नींद में जा चुकी थी। मैंने चुपचाप अपना सिर झटका और यह सोचकर उनके बगल में लेट गई कि सुबह सुबह उनसे बात करूंगी। मैं अभी उनके पास ही लेटी हुई थी, जब अचानक मुझे उनके पास से एक अजीब सी बदबू महसूस हुई, लेकिन मैंने अपना सिर झटका दिया। शायद यह मेरा वहम ही था। अगली सुबह का सूरज चमक रहा था। सूरज की किरणें जैसे ही मेरे चेहरे पर आई, मेरी फौरन आंख खुल गई। मैंने करवट बदलकर देखा तो कमरे में दीदी मौजूद नहीं थी। मेरी तो हैरानी के मारे आंखें फटी की फटी रह गईं। सुबह के 9 बज रहे थे और दीदी घर से जा चुकी थी। रात के 12 बजे वापस आना और सुबह 9 बजे चले जाना मुझे काफी हैरान कर गया। मैंने फौरन अपनी दीदी के लिए प्रार्थना करते हुए कहा, भगवान उन्हें खुश रखे, उन पर कभी भी बुरा वक्त न आए। जितनी तकलीफ वह इस वक्त उठा रही है, उन्हें शादी के बाद सुकून ही सुकून महसूस हो। लेकिन मुझे मालूम ही नहीं था कि मेरी यह तमाम दुआएं कभी भी पूरी नहीं होंगी, क्योंकि मेरी दीदी ने अपने लिए एक ऐसा रास्ता चुन लिया था जहां से वापसी किसी भी कीमत पर मुमकिन नहीं थी। समय धीरे धीरे गुजरता चला गया और बारात का दिन भी सर पर आ पहुंचा। दीदी काफी परेशान नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे दीदी शादी करना ही नहीं चाहती। वह किसी भी कीमत पर यह शादी रोक देना चाहती थी। उनका चिड़चिड़ापन, बात बात पर गुस्सा करना, चीखना चिल्लाना सबको हैरान कर रहा था। घर में काफी मेहमान आए हुए थे। मम्मी भी काफी परेशान हो रही थीं, लेकिन दीदी से कुछ नहीं बोल रही थी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि दीदी से अगर कुछ भी कहा जाएगा तो वह फौरन ही गुस्सा करना शुरू कर देंगी। मैंने भी मम्मी को यही समझाया था कि आप चुप रहें, मैं अपने तरीके से दीदी से बात कर लूंगी। घर भर की लाडली होने के कारण दीदी मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहती थी, बल्कि मुझसे बहुत प्यार से बात करती थी। अभी थोड़ी देर पहले भी वह मौसा जी पर गुस्सा करके गई थी। वह लोग तो जाना चाह रहे थे, लेकिन मम्मी ने हाथ जोड़कर उन्हें रोका था। मम्मी का बस नहीं चल रहा था कि वह दीदी को खूब डांटे और उनका दिमाग ठीक कर दे। आखिर को न जाने उन्हें कौन सा गुस्सा सवार हो गया था, जो वह हर किसी पर निकालती जा रही थी। लेकिन मैंने उन्हें इशारे से मना कर दिया था कि आप दीदी के पास न जाएं, क्योंकि अगर आप जाएंगी तो वह गुस्सा करेंगी, और अगर उन्होंने आपको कुछ भी कह दिया तो हम सबको तकलीफ होगी। मैं चुपचाप दीदी के कमरे में गई थी। वह सिर हाथों में गिराए बुरी तरह से रो रही थी। मेरी तो जान पर बनाई थी। मैंने दीदी को कभी भी रोते हुए नहीं देखा था, बल्कि मैंने हमेशा उन्हें बहुत मजबूत देखा था। फौरन उनके पास गई और उन्हें अपने सीने से लगा लिया, जबकि मेरा सहारा मिलते ही वह भी फूट फूट कर रोने लगी। मैं उनके आंसू पोंछते हुए प्यार से बोली, क्या हो गया आपको? आप तो बहुत मजबूत हैं। आप इस तरह क्यों कर रही हैं? एक न एक दिन तो सबको जाना होता है। आप ही कहती हैं ना कि बादशाहों को भी अपनी बेटी का ब्याह करना होता है। टू, तो फिर इस तरह का बर्ताव क्यों? मम्मी पापा रिश्तेदार सब परेशान हो रहे हैं। आप इस तरह मत टूटें। अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? जबकि दीदी चुपचाप सिर झुकाकर बैठ गई थी, लेकिन अभी भी उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं चाहती थी कि वह मुझसे बात करे, लेकिन वह मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही थी। बस सिर झुकाकर मेरी हर बात पर हल्के से सिर को हिला देती थी। काफी देर तक उन्हें समझाने के बाद जब उन्हें पर कोई असर महसूस नहीं हुआ, तो मैंने उनके हाथों को पकड़ लिया और उन्हें देखते हुए सवाल या लहजे में बोली, दीदी, कोई समस्या है तो मुझे बताइए। क्या आपको राजवीर जीजू पसंद नहीं, या फिर कोई और बात है? मैं कुछ और कहती, इससे पहले ही दीदी बहुत ही गुस्से में बोली, कोई फायदा नहीं है। मेरी पसंद या नापसंद का
मुझे महज मेरे घरवालों ने फटी फटी निगाहों से उन्हें देखने लगी थी। मैं उनसे सवाल करना चाहती थी कि आप इस तरह की सोच कब से रखने लगी हैं? आप तो बहुत अच्छी थीं, लेकिन मेरे लब्बों पर चुप का ताला लग गया था। क्या उन्हें यह रिश्ता मंजूर नहीं था? या फिर थोड़ा समय गुजरने के बाद पार्लर वाली हमारे घर आ गई थी। वह दीदी का मेकअप बहुत ही महारत से कर रही थी। मैं भी उसी कमरे में मौजूद थी, क्योंकि थोड़ी देर बाद मेरा भी मेकअप होना था। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ दीदी की आंखों में मौजूद दर्द, मेरा दिल किया कि मैं मम्मी पापा को जाकर बताऊं कि दीदी इस रिश्ते से खुश नहीं है। आप इस शादी को फिलहाल रोक दें या फिर कुछ महीनों के लिए आगे बढ़ा दें। लेकिन अगर हम ऐसा करते तो हमारी इज्जत पर बात आती और लोग दीदी के किरदार पर बातें बनाते। वैसे भी उन्होंने जितना तमाशा अब तक घर के अंदर लगा दिया था, उससे यह बात साबित हो चुकी थी कि दीदी किसी और को पसंद करती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। कुछ पल और गुजरे थे और दीदी दुल्हन के कपड़े को पहनकर पूरी तरह तैयार हो गई थी। मेरी तो उनसे नजर ही नहीं हट रही थी। ऊपर वाले ने उन्हें कुदरती खूबसूरती दी थी। गुलाबी गाल, पंखुड़ियों जैसे खूबसूरत होंठ। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे वह शहजादी हो। कुछ पल बाद ही मम्मी पापा कमरे में आ गए थे और दीदी को दुल्हन के जोड़े में देखकर दोनों ही इमोशनल हो गए थे। मैं उन तीनों को देख रही थी, जबकि दीदी उनसे रुख फेर चुकी थी। उन्होंने मम्मी पापा को देखकर उनसे बिल्कुल भी दुआएं नहीं ली थीं। पापा करीब आए थे। अभी वह दीदी के सिर पर हाथ रखते, इससे पहले ही वह बोल पड़ी, मुझे आप दोनों की दुआओं की जरूरत नहीं है। मैंने कहा था ना, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। लेकिन आप लोगों ने मेरी बात को नहीं सुना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए अहमियत ही नहीं रखती हूँ, बल्कि आपके लिए सिर्फ आपकी इज्जत अहमियत रखती है। और मुझे बिना दुआओं के ही विदा कर दें, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। ये कहते ही दीदी स्टेज पर बैठ गईं, जबकि मैं अपना सिर पकड़ चुके थी। क्या अचानक से मेरी दीदी को हुआ क्या है? वह तो बिल्कुल ठीक थी। उन्होंने कभी इस तरह की बात भी नहीं की। मुझे बहुत रोना आ रहा था, लेकिन मैंने अपने आप को काबू कर लिया था। मैं बेवजह का तमाशा लगाकर सबको परेशान नहीं करना चाहती थी। समय धीरे धीरे गुजरता चला गया और मम्मी पापा रोते हुए कमरे से चले गए। लेकिन लगातार दीदी के हाथ में मौजूद उनका मोबाइल बजता जा रहा था। मैं तो हैरान थी कि शादी के दिन कौन उन्हें फोन कर रहा है। पल भर को मेरा दिल किया कि मैं दीदी से बोल दूं कि आप अपना मोबाइल मुझे दे दें। जिसका भी फोन आएगा, मैं उसे सूचना दे दूंगी कि आपकी शादी है और आप व्यस्त हैं। लेकिन दीदी ने जिस अंदाज में अपना मोबाइल थाम रखा था, उनके हाव भाव से ही मैं समझ गई थी कि वह किसी को भी अपना मोबाइल देने का इरादा नहीं रखती है। उनके चेहरे पर मौजूद घबराहट के भाव देखकर मैं हैरान थी। हालांकि दीदी राजवीर जीजू से संपर्क में थी। वह काफी बहादुर किस्म की महिला थी। उन्होंने कभी भी इस तरह से परेशानी जाहिर नहीं की थी। लेकिन आज जो उनके चेहरे पर मौजूद भाव थे, उन्हें देखकर ही मैं समझ गई थी कि मामला कुछ और है। मम्मी और पापा का चेहरा उतरा हुआ लग रहा था। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि दीदी ने आज के दिन उन्हें नाराज कर दिया है। लेकिन मैं सबसे मुस्कुराकर मिल रही थी, क्योंकि किसी एक को तो घर वालों को संभालना ही था। सब काम रीत रिवाज तरीके से हो चुके थे। सचमुच जब बेटियां विदा हो रही होती हैं, तो माँ बाप की रंगत ही बदल जाती है। मेरे मम्मी पापा का हाल भी बहुत बुरा हो रहा था। थोड़ी देर बाद ही दीदी की सास ने विदाई की बात कह दी थी। पापा का बस चलता तो वह किसी कीमत पर भी आज भी विदाई तो करनी ही थी। फिलहाल उन्होंने तमाम बातों को नजरअंदाज किया और दीदी की विदाई कर दी। जिस पल मेरी दीदी मेरे गले लगी, मुझे खूब रोना आया। बचपन की तमाम यादें मेरी आंखों के सामने घूमने लगीं। मुझे कभी भी दीदी के पास आती थी और वह मुझे बिल्कुल एक माँ की तरह अपने सीने से लगाकर चुप कराती थी। कभी खेलते हुए मुझे कोई बच्चा मार देता था, वह भी मैं अपनी दीदी से ही बताती थी, ताकि वह मेरे साथ जाकर लड़ाई करे। वह सारी यादों को बाद मुझे बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं अपनी आंखों से दीदी को जाते हुए देखती। इसीलिए मैं रोते हुए ड्रेसिंग रूम में आ गई। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया और मेरी दीदी हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़कर अपने ससुराल की हो गई। मम्मी पापा हम सब काफी इमोशनल थे। मैरिज हॉल से हमारी वापसी बहुत देर में हुई। जब हम घर पहुंचे तो हमारा आंगन बहुत वीरान लग रहा था। पापा मम्मी को देखते हुए बोले, आज नीलम का जाना बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा है। जिस अंदाज में उसने हमसे बात की है, न जाने क्यों ऐसा महसूस होता है कि हमारी बेटी इस रिश्ते से खुश नहीं थी।
हालांकि उसने अपनी रजामंदी जाहिर की थी कि वह राजवीर को पसंद करती है और उससे शादी के लिए राजी है, मगर न जाने उसको अब क्या हो गया था। पापा की बात सुनकर मैं भी सोच में पड़ गई थी। कुछ तो था जो दीदी हमसे छुपा रही थी। उनके चेहरे हरे पर मौजूद परेशानी, बार बार बजता फोन, ये सब कोई अच्छी बातें नहीं थीं। फिलहाल हमने तमाम बातों को दरकिनार कर दिया, क्योंकि रात काफी हो चुकी थी और हमारे साथ बहुत सारे मेहमान थे। हमने फौरन ही उन लोगों के रहने का बंदोबस्त किया और मैं अपने कमरे में आकर बैठ गई। मैं काफी देर तक दीदी की चीजों को ही टटोलती रही और कुछ पल बाद मैं गहरी नींद में सो गई। अगली सुबह दीदी हमारे घर आ गई। उन्होंने आते ही मम्मी पापा को गले से लगाया और अपने कल के रवैया के लिए माफी मांगी। मोहा जी आगे भी उन्होंने हाथ जोड़े कि वह गलत थी, उन्हें इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी, जबकि मौसा जी तो फौरन ही राजी हो गए थे। वह काफी अच्छे इंसान थे, उन्होंने कभी भी कोई तमाशा नहीं किया था। मैं भी दीदी को मिलकर काफी संतुष्ट हो गई थी, क्योंकि उनके चेहरे पर इत्मीनान देखकर मैं समझ गई थी कि वह अपने पति के साथ खुश हैं। वह 2 घंटे हमारे साथ रुकी और फिर राजवीर जीजू उन्हें अपने साथ अपने घर ले गए। किसी ने भी कोई ऐतराज नहीं किया था, क्योंकि वह अब अपने ससुराल की हो गई थी। उनका रिसेप्शन 2 दिन बाद था। तैयारियां फौरन ही शुरू हो गईं। मैं तो दीदी से मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया और उनका रिसेप्शन भी कब पूरा हुआ, किसी को कुछ पता नहीं चला। शादी के फंक्शंस ने सबको ही थाका दिया था। रिसेप्शन अटेंड करने के बाद सारे मेहमान अपने घर चले गए। हमारा घर अब सही मायनों में बिल्कुल वीरान हो गया था। मैं घर में बहुत ज्यादा चंचल थी। थोड़ी बहुत रौनक मेरे बोलने से हो जाती थी। वह ज्यादातर मम्मी पापा के पास ही वक्त गुजारा करती थीं। उन्हें अपने उस दिन के रवैये पर बहुत ज्यादा पछतावा था। उनका कहना था कि शादी वाले दिन मुझे बिल्कुल भी अपने माँ बाप से इस तरह बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी, जबकि उनको मालूम ही नहीं था कि वह कुर्बानियां देते देते कहाँ पहुंच गई थीं और ऐसी नौकरी कर चुकी थी। वक्त का काम है गुजर जाना, और वो गुजरता जा रहा था। शादी को अब पूरे 8 महीने का अरसा बीत गया था। लगातार मेरा दिल दीदी के पास रुकने को चाह रहा था। मेरे पास काफी बातें जमा हो गई थीं जो मैं उनसे करना चाहती थी, लेकिन उनका ससुराल दूर था, इसलिए मुझे थोड़ी घबराहट भी हो रही थी। लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं दीदी के घर जाकर उनके पास कुछ दिन रुकूंगी। मैं जानती थी कि पीछे से मम्मी पापा अकेले हो जाएंगे, लेकिन मुझे अपनी मम्मी पर भरोसा था कि वो सब चीजें संभाल लेंगी। मैंने मम्मी पापा से इजाजत मांगी तो वो लोग फौरन ही राजी हो गए थे, बल्कि मुझे राय देते हुए बोले थे कि अपनी दीदी का हाथ भी बंटा देना, उसका बहुत ख्याल रखना। अभी वो बहुत ज्यादा परेशान होगी। बिल्कुल भी तुम वहां। मैंने उनसे वादा किया था और अपना सामान बांधकर बिना बताए ही दीदी के घर पहुंच गई थी। दीदी और राजवीर जीजू अपने ससुराल के सामने वाले घर में रहते थे। उनका ससुराल काफी बड़ा था। वहां पर राजवीर जीजू का कमरा भी मौजूद था, लेकिन वो दोनों पति पत्नी वहां एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे। राजवीर जीजू का कहना था कि मुझे अपनी पत्नी के साथ प्राइवेसी चाहिए, इसलिए मैं एक अलग घर में रहूंगा। हम सब काफी हैरान हुए थे, जबकि दीदी ने मना भी करना चाहा था, लेकिन राजवीर जीजू ने किसी की नहीं सुनी थी और अलग घर रेंट पर ले लिया था। मैं घर के दरवाजे पर पहुंची तो राजवीर जीजू अपने काम पर जा रहे थे और दीदी उन्हें मुस्कुराकर अलविदा बोल रही थीं। वो मुझे देखते ही दोनों हैरान रह गए थे। दीदी फौरन मुझे गले से लगाते हुए बोली, छोटी, तुम यहाँ पर कैसे आ गई? तुमने तो मुझे बताया भी नहीं था। उनके लहजे में मौजूद खुशी को देखकर मैं भी मुतमिन हो गई थी, वरना यहाँ आने से पहले तो मुझे यही डर लग रहा था कि न जाने दीदी मुझे देखकर कैसा एक्सप्रेशन जाहिर करेंगी। लेकिन अब उन्हें खुश देखकर मैं भी संतुष्ट हो गई थी और दीदी के गले से लगते हुए प्यार से बोली, आपकी याद इतनी सता रही थी कि मैं ठहर ही नहीं पाई, इसलिए सोचा कि चंद दिन आपके पास गुजार लेती हूँ। मेरा ये कहना था कि दीदी के चेहरे पर से एक साया सा गुजरा था, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि मुझे अपने साथ लगाते हुए अंदर ले गई। राजवीर जीजू अपने काम पर जा चुके थे, वो मुझे देख नहीं पाए थे। मैं घर के अंदर दाखिल हुई तो मुझे एक अजीब सी वीरानी महसूस हुई। हालांकि इन दोनों की शादी को 8 महीने हो गए थे, मगर फिर भी न जाने क्यों मुझे ये घर काफी अंधेरा अंधेरा सा महसूस हुआ।
मैंने दीदी को देखते हुए अपनी परेशानी भी जाहिर की। दीदी, न जाने क्यों मुझे एक अजीब सी बेचैनी हो रही है। आपके घर में कुछ है? कुछ अलग है। जबकि दीदी मुझे हैरान निगाहों से देखते हुए बोली, क्या फालतू की बातें कर रही हो? खैर, ये बताओ कि कितने दिन रहने के लिए आई हो? उनका बात को पलट देना मैंने बखूबी समझा था, लेकिन मैं खामोश हो गई थी। अगर वो इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी, तो मैंने भी उन्हें कुरेदना अच्छा नहीं समझा था। मैं फौरन ही उनसे बातों में मग्न हो गई थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया था और मुझे दीदी के घर आए हुए पूरा एक दिन का वक्त बीत गया। मेरी राजवीर जीजू से भी मुलाकात हो चुकी थी। वो भी बहुत खुशी का इजहार कर रहे थे। मैं उन दोनों के बराबर वाले कमरे में ही ठहरी थी। दीदी ने मेरी पसंद का खाना बनाया था। हम तीनों ने आज एक साथ ही खाना खाया। साथ मैंने काफी देर तक बैठकर गप्पे मारे, जबकि मैं बार बार महसूस कर रही थी कि दीदी घड़ी को देख रही हैं। हालांकि राजवीर जीजू का चेहरा संतुष्ट था, एक पल के लिए मुझे एहसास हुआ कि शायद वो दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना चाहते हैं। लेकिन राजवीर जीजू के एक्सप्रेशन से बिल्कुल भी ये बात जाहिर नहीं हो रही थी कि वो अकेले में वक्त गुजारना चाहते हैं। लेकिन दीदी के चेहरे से ही मुझे पता लग गया था कि कुछ गड़बड़ है। मैं बहाना बनाकर कमरे में जाने लगी। वो दोनों पति पत्नी थे। जब से राजवीर जीजू काम से आए थे, वो मेरे साथ ही बैठकर गप्पे मार रहे थे। इसलिए मैंने आगे पीछे होने के बारे में सोच लिया था। मैंने जैसे ही कहा कि मुझे सोना है, तो दीदी फौरन अपनी जगह से खड़ी हो गई और मुझे बोली, तुम्हें तो पहले ही सो जाना चाहिए था। इतनी रात हो गई है और तुम बेवजह अपनी नींद खराब करके बैठी हुई हो। जबकि राजवीर जीजू फौरन बोले, अब ये घर इसका तो नहीं है, यहाँ पर ये मेहमान है। इंसान को नींद कहाँ जल्दी आती है। अगर छोटी बैठना चाहती हो तो बैठ जाओ, थोड़ी देर और बातचीत कर लेते हैं। राजवीर जीजू मजाक करते हुए बोले थे, जबकि मेरी दीदी फौरन ही उन्हें डांटे हुए बोली, कोई जरूरत नहीं है, बेवजह इसकी नींद का वक्त खराब होगा। तुम जाओ और आराम करो। और आप भी चलें, सुबह ऑफिस जाना है। मुझे दीदी का अंदाज काफी अजीब लगा था। दिल चाहा था कि मैं उन्हें ये बताऊं कि आप किस तरह मुझसे पेश आ रही हैं, लेकिन मैंने चुप रहने में ही सही समझा। मैं खामोशी से कमरे में आ गई थी। कमरे में भी मुझे एक अजीब सी वीरानी महसूस हुई थी। ऐसा लगता था जैसे यहाँ पर कुछ गलत होता है। लेकिन क्या? मैं समझ नहीं पाई थी। आज से पहले भी मैं दीदी के ससुराल गई थी, राजवीर जीजू से मुलाकात की थी, लेकिन इतनी हैरानी मुझे कभी महसूस नहीं हुई थी। फिर मैंने यह सोचकर सर झटक दिया था कि भला इस घर में बंदे ही कितने हैं? एक राजवीर जीजू और दीदी। आज मैं आ गई हूं तो थोड़ी चहल पहल हो गई है, वरना तो इस घर में कोई होता ही नहीं होगा। शायद तभी मुझे वीरानी लग रही है। लेकिन दिमाग कुछ और बोल रहा था। मैंने फिलहाल अपना सर झटक दिया था और बिस्तर पर लेटकर चंद पल बाद ही गहरी नींद में चली गई थी। रात कतरा कतरा करके पिघलती जा रही थी। तकरीबन 3 बजे के वक्त मुझे बाहर से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। मेरी नींद काफी कच्ची थी। जरा सा शोर भी मेरी आंख खोलने के लिए काफी होता था। मैंने फौरन चारों तरफ नजर दौड़ा ली, लेकिन कमरे में ऐसा कोई नहीं था जिस पर मुझे शक हो। मैं दरवाजे के पास आई। क्या मेरा कमरे में झांकना चाहिए था? लेकिन मैं फौरन ही सर नहीं, मैं हिलाकर पीछे हो गई। उन दोनों के दरमियान प्राइवेसी को मैं खराब नहीं करना चाहती थी, लेकिन जिस अंदाज में बाहर से कुछ गिरने की आवाज आई थी, हो सकता था कि घर में कोई चोर वोर घुसाया हो। मैं इस टेंशन के साथ कमरे से बाहर आई तो कोई भी कॉरिडोर में मौजूद नहीं था। एक पल के लिए मुझे हैरानी हुई, लेकिन मैंने अपना सर झटक दिया। बेवजह के टेंशन पालकर मैं खुद को परेशान नहीं करना चाहती थी। कमरे में आकर काफी देर तक सोने की कोशिश करती रही, लेकिन नींद अब उड़ चुकी थी। इसलिए मैं कॉफी पीने के बहाने किचन में आ गई। लेकिन किचन की लाइट्स ऑन इन थीं, यानी घर में कोई जागा हुआ था। मैंने गर्दन मोड़कर दीदी के कमरे की तरफ देखा तो उनके कमरे का दरवाजा बंद था और लाइट्स भी ऑफ थीं। तो ये क्या मांजरा था? क्योंकि दीदी सुबह से मुझे बार बार बिना वजह बिजली खर्च करने पर टोक रही थी। कह रही थी कि यहाँ पर बिल्स ज्यादा आता है, अच्छे से बिजली का इस्तेमाल करो, तुम्हारे जीजू थोड़ा गुस्सा करते हैं। और अब उनका किचन की लाइट को ऑन छोड़ देना मेरे लिए किसी खतरे का आग्रह था। लेकिन मैंने अपना सर झटक दिया कि हो सकता है बेध्यानी में लाइट ऑन रह गई हो। मैंने अपने लिए काफी बनाई और वहीं खड़े होकर पीने लगी।
अभी मैंने चंद घूंट ही अपने हलक में उतारे थे कि सामने से मुझे दीदी सीढ़ियों से उतरती हुई नजर आई। मेरी आंखें हैरानी की वजह से बड़ी हो गईं। रात के 3:45 का वक्त हो रहा था और दीदी का इस पहर ऊपर छत से आना मेरी समझ से बाहर था। आज भी दीदी के चेहरे पर थका देने वाले एक्सप्रेशन थे और उनकी चाल में भी लड़खड़ाहट थी। उनकी हालत शादी से पहले जैसी लग रही थी। वो अभी किचन के पास से गुजरती। इससे पहले ही मैंने उन्हें पुकारते हुए पूछा, दीदी, कहाँ से आ रही हो? मेरा यह सवाल करना उन्हें बुरी तरह से डरा चुका था। वो डर कर 2 कदम पीछे हुई और जब उन्हें होश आया तो मुझे साजिश करते हुए बोली, तुम क्या जुगनू की तरह पूरे घर में भटकती फिर रही हो? ये कोई वक्त है और तुम क्यों कॉफी पी रही हो? तुम्हारी नींद उड़ जाएगी। मैंने उनकी बात सुनकर फौरन कहा, नहीं, वैसे ही मैं सो रही थी। अचानक से बाहर कुछ गिरने की आवाज आई। देखा तो कोई भी नहीं था। फिर दोबारा सोने की कोशिश की, लेकिन नींद उड़ चुकी थी, इसलिए सोचा कि अपने लिए कॉफी बना लेती हूँ। क्या पता, कॉफी पीने के बाद नींद आ जाए। दीदी ने सर को हल्का झुकाकर जवाब दिया। उनकी आंखें थकी थकी लग रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो नींद में हो। वो मुझे यह कहकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई कि काफी पीकर लाइट्स ऑफ कर देना। मैंने भी फौरन सर को हिलाकर हामी भर दी। मैं हैरान थी कि दीदी यह सब क्या कर रही है। रात के इस पहर छत से आना कुछ अच्छी बात तो नहीं थी। मैंने सोच लिया था कि जीजू के जाने के बाद दीदी से यह सवाल जरूर करूंगी। मेरे जीजू का काम थोड़ा अलग था। वो 4 दिन शहर से बाहर रहते थे और बाकी के 2 दिन दीदी के साथ गुजारा करते थे। कल भी उनकी वापसी थी। दीदी ने उन्हें बहुत अच्छे तरीके से विदा किया था। मैं तो सो रही थी, मुझे कुछ मालूम नहीं था। सुबह जब मैं जागी तो जीजा जी अपने काम पर जा चुके थे। अब 4 दिन तक दीदी के घर में कोई भी मर्द मौजूद नहीं था। एक पल के लिए मुझे हैरानी हुई थी कि दीदी इतने बड़े घर में अकेले कैसे गुजारा कर लेती है। मेरी बात सुनकर उनके चेहरे पर से एक साया सा गुजरा था। मैं कुछ और कहती, आपको भड़क उठी थी और मुझे देखते हुए बोली, बेवजह के सवालात करके परेशान करने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस कपड़े देखने के लिए गई थी। वक्त गुजरता जा रहा था और मुझे दीदी के घर रहते हुए आज 5वां दिन हो गया था। दीदी ने मुझे एक बार भी यह नहीं कहा था कि तुम मम्मी पापा के घर चली जाओ। हाँ, लेकिन उनके चेहरे से मुझे ऐसा लगता था जैसे वो मेरे यहाँ होने से खुश नहीं है। उनके किसी काम में खलल पड़ रहा है। मगर फिलहाल मैंने इस पर ध्यान देना जरूरी नहीं समझा था। मैं दीदी के साथ वक्त गुजारना चाहती थी, अब वो चाहे जबरदस्ती हो या खुशी से। दिन अपनी रफ्तार के मुताबिक गुजर चुका था और रात का खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में आ गई थी। थोड़ी देर मोबाइल इस्तेमाल करने के बाद मैं लेट गई थी और आंखें मूंद ली थीं, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। घड़ी में 12 बज रहे थे, लेकिन नींद आने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं किसी एहसास के तहत उठी थी। मैंने सोचा था कि थोड़ी देर छत पर टहलकर अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करूंगी। क्या पता, खुली हवा में सांस लेने के बाद मुझे नींद आ जाए। मैं कदम दर कदम चलते हुए छत पर आ गई। मैं छत के एक कोने में चली गई थी, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र छत के दूसरे कोने पर पड़ी, मेरी सांसें थम गईं। दीदी किसी के साथ खड़ी थीं और उनके चेहरे पर अजीब सा तनाव था। वहां कुछ अजनबी लड़के भी मौजूद थे। माहौल ऐसा था कि मेरे कदम वहीं रुक गए। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। तभी मेरी नज़र दीदी के ऊपर पड़ी। दीदी किसी के ऊपर बैठी हुई थी, यह देखकर मुझे जरा भी देर न लगी कि वह क्या कर रही है। लड़कों की लाइन लगी हुई थी और फिर बारी बारी एक एक करके उन सभी के साथ यह सब देखकर जैसे मैं पत्थर की हो गई थी। जैसे ही दीदी की नज़र मुझ पर पड़ी थी, वह घबरा गईं और तुरंत उन लड़कों को वहां से जाने के लिए कहा। लड़के एक एक कर वहां से चले गए। मैं समझ चुकी थी कि कुछ तो ऐसा है जो दीदी मुझसे छिपा रही हैं। वैसे तो सब समझ चुकी थीं, लेकिन मुझे दीदी के मुंह से सुनना था। मैंने दीदी के करीब जाकर उनसे कहा, दीदी, आप ठीक तो हैं? ये सब लोग यहाँ क्या कर रहे थे? मेरी बात सुनकर दीदी का चेहरा फीका पड़ गया। उन्होंने मुझसे नजरें चुराईं और बिना कुछ कहे वहां से जाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। दीदी, कुछ तो है जो आप मुझसे छिपा रही हैं। प्लीज मुझे बताइए। हो सकता है मैं आपकी मदद कर सकूं। मेरी बात सुनकर दीदी की आंखें भर आईं। वह फूट फूट कर रोने लगीं।
कुछ देर रोने के बाद उन्होंने कांपते हुए कहा, तुम नहीं समझोगी छोटी, ये सब मेरी मजबूरी है। मैं चाहकर भी इस दलदल की कीचड़ से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। दीदी ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उन्होंने कहा, जब मैं शादी से पहले घर पर थी, तब मम्मी पापा पर बहुत दबाव था। उन्हें पैसों की जरूरत थी। हर दिन घर में ताने मिलते थे कि मैं नौकरी क्यों नहीं कर पा रही। उस समय मैंने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन मुझे कहीं काम नहीं मिला। ऐसे में एक औरत मेरी जिंदगी में आई। उसने मुझे पैसे कमाने का एक आसान तरीका बताया। पहले पहल मैं झिझकी, लेकिन घर के हालात देखकर मैंने मजबूरी में हाँ कर दी। धीरे धीरे यह मेरा काम बन गया। वह रुकीं, फिर बोलीं, शादी के बाद मैंने यह सब छोड़ने की कोशिश की। राजवीर से मुझे सच्चा प्यार था और मैं उनके साथ एक नई शुरुआत करना चाहती थी, लेकिन मेरा अतीत मेरे पीछे पड़ा था। उन लोगों ने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने उनकी बातें नहीं मानी तो वे मेरी सच्चाई सबके सामने ला देंगे, यहाँ तक कि राजवीर को भी बता देंगे। उनकी बात सुनकर मैं सन्न रह गई। मैंने कहा, तो क्या आप अब भी उनकी बातें मान रही हैं? दीदी ने सिर झुका लिया। हाँ, उन्होंने कहा, मैं मजबूर हूं। मैं नहीं चाहती थी कि यह सब फिर से शुरू हो, लेकिन अब मेरे पास कोई चारा नहीं है। मैं हर दिन डर और शर्म के साए में जी रही हूं। दीदी की बातें सुनकर मेरा दिल टूट गया, लेकिन मैं जानती थी कि अगर मैंने अभी उनका साथ नहीं दिया, तो वह इस दलदल की कीचड़ में और गहराई तक फंस जाएंगी। मैंने उनसे कहा, दीदी, जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन आप सच्चाई से भागकर इसे और बढ़ावा दे रही हैं। आपको राजवीर जीजू से सब कुछ सच सच बताना चाहिए। वह आपसे प्यार करते हैं। मुझे यकीन है वह आपकी मजबूरी को समझेंगे। दीदी ने घबराते हुए कहा, अगर उन्होंने मुझे छोड़ दिया तो? अगर उन्होंने मुझे माफ नहीं किया तो? मैंने उनका हाथ थाम कर कहा, अगर आप सच्चाई बताएंगी तो शायद आपको माफ कर देंगे, लेकिन अगर उन्हें यह सच किसी और से पता चला तो सब खत्म हो सकता है। सच कहने में ही आपकी और आपके रिश्ते की भलाई है। काफी देर तक सोचने के बाद दीदी ने हिम्मत जुटाई और राजवीर जीजू को सब कुछ बताने का फैसला किया। अगले दिन उन्होंने अपनी पूरी कहानी अपने पति को सुनाई। उन्होंने कहा, मैं जानती हूं मैंने गलतियां की हैं, लेकिन मैं आपसे छिपाकर और गलती नहीं करना चाहती। मैंने यह सब मजबूरी में किया। अगर आप चाहें तो मुझे छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक मौका चाहती हूं। जीजू ने दीदी की बातें ध्यान से सुनी। थोड़ी देर की खामोशी के बाद उन्होंने कहा, तुमने मुझसे सच कहकर साबित कर दिया कि तुम मुझ पर भरोसा करती हो। मैं तुम्हारे अतीत को तुम्हारे भविष्य का बोझ नहीं बनने दूंगा। हम इस शहर को छोड़कर किसी नई जगह जाएंगे, जहां कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। दीदी के चेहरे पर राहत के आंसू थे। वह जानती थीं कि यह उनकी जिंदगी का दूसरा मौका था। जब दीदी ने अपनी नई जिंदगी शुरू की, तो वह एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरी हुई थीं। जाते जाते उन्होंने मुझे गले लगाकर कहा, तुमने मेरी आंखें खोल दीं। अगर तुम नहीं होती तो मैं शायद कभी इस दलदल की कीचड़ से बाहर नहीं निकल पाती। अब मैं अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करूंगी। माता पिता का फर्ज है कि वे अपने बच्चों को जिम्मेदारी उठाना सिखाएं, ताकि वे जिंदगी में सही रास्ते पर चल सकें। लेकिन यह भी ध्यान रखें कि उन पर इतनी जिम्मेदारियां न डालें कि वे खुद को बोझ तले दबा हुआ महसूस करें और गलत राह चुन लें। बातों का असर गहरा होता है, इसलिए अपने शब्दों का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करें। जैसे माता पिता को अपने बच्चों के कुछ शब्द चुभ सकते हैं, वैसे ही बच्चों को भी माता पिता की कही गई कुछ बातें गहरी तकलीफ दे सकती हैं। प्यार और समझदारी के साथ किया गया संवाद ही परिवार को जोड़कर रखता है। उनकी इस बात ने मुझे सिखाया कि अपनों का सहारा इंसान को किसी भी मुश्किल से बाहर निकाल सकता है। जिंदगी में गलतियां होती हैं, लेकिन उन्हें सुधारने का साहस ही इंसान को मजबूत बनाता है। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि हर गलती का प्रायश्चित किया जा सकता है, अगर इंसान में सच्चाई और हिम्मत हो। परिवार और अपने रिश्तों की ताकत किसी भी इंसान को उसके बुरे वक्त से बाहर निकाल सकती है। सच्चाई और प्यार ही हर मुश्किल का हल है। दोस्तों, आपके विचार क्या हैं? इस पर अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं।